नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। उपचुनाव के संग्राम में कांग्रेस बीजेपी के बीच तल्ख बयानबाजी जारी है। वार पलटवार और बयानों के बाण चलाए जा रहे हैं। ग्वालियर चंबल पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों का स्पेशल फोकस नजर आ रहा है और उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही सियासी पारा अपने शबाब पर है। उपचुनाव से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट लेकर हम हाजिर हैं अपनी खास पेशकश उपचुनाव का चक्रव्यूह में। तो मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी के साथ कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी को घेरने के लिए अब कांग्रेस ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू करने की तैयारी भी कर ली है। इस अभियान के तहत कांग्रेस उन सीटों पर गंगा जल भेज रही है जहां पर उपचुनाव होने हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शुद्ध के लिए युद्ध पर चढ़ा सियासी रंग। कांग्रेस ने दिया हर हर गंगे का नारा। उपचुनाव वाली सीटों पर भेज रही गंगा जल। 27 सीटों पर करेंगे गंगा जल से शुद्धिकरण। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी रस्साकशी का दौर लगातार जारी है। बीजेपी जहां अपनी रणनीति पर काम कर रही है, तो कांग्रेस भी बीजेपी को घेरने के लिए ठोस रणनीति बनाने में जुटी हुई है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि घर घर भोलेनाथ का नारा देने वाली कांग्रेस ने अब हर हर गंगे का नारा भी दे दिया है। दरअसल कांग्रेस ने तत्कालीन कमलनाथ सरकार के अभियान शुद्ध के लिए युद्ध को सियासी रंग दे दिया है। इसके तहत उन सीटों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता गंगा जल लेकर पहुंचेंगे जहां पर उपचुनाव होना है। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से कमलनाथ सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया था, उसके बाद जनता में भी इसका सकारात्मक संदेश गया था। ऐसे में अब मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी करने के लिए फिर से इस अभियान का सहारा लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 5 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ राजधानी भोपाल से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। कमलनाथ जी की सरकार की उपलब्धियां हैं, हमारी कांग्रेस सरकार की, उन उपलब्धियों को जनता तक ले जाया जाएगा और भाजपा का भ्रष्टाचार उजागर किया जाएगा और बताया जाएगा कि ये लोग किस तरह से ये लोग सत्ता पे काबिज हुए हैं। ऐसी कोरोना जैसी महामारी को भी नज़रअंदाज करते हुए जिस तरह सत्ता पर हक हासिल करा है, वो जनता के सामने लाएंगे और पुनः कांग्रेस की सरकार बनाने में सहयोगी बनेंगे। और उसी के नाम से शुद्ध के लिए युद्ध है, इसमें गंगा जल भरा हुआ है और ये उन उपचुनाव होने वाली जो विधानसभा हैं वहाँ जाकर उनको शुद्धिकरण करेंगे और पुनः कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हालांकि सत्ता पर काबिज बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस पर ही पलटवार कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ सरकार के 18 महीने के शासनकाल में जनता त्रस्त हो गई थी। ऐसे में इस तरह के अभियान का बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये शुद्ध करें अपने अंतःकरण को, ये शुद्ध करें अपने संगठन को, ये शुद्ध करें उस धृतराष्ट्रीय प्रवृत्ति को जो अपने दुर्योधनों को, अपनी संतानों को कांग्रेस का राजपाट देना चाहती है। भले कांग्रेस का सर्वनाश हो जाए, यदि इनको गंगा जल से शुद्ध करना है तो उस प्रवृत्ति को करें जो युवा नेताओं को आगे आने नहीं देना चाहते, जो आम जनता के बीच में से निकले हुए नेतृत्व को हमेशा नकार देते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के नेताओं को आत्मशुद्धि की नितांत आवश्यकता है। चुनावी संग्राम में बीजेपी ने हर हर मोदी, घर घर तुलसी का नारा दिया था, तो वहीं कांग्रेस घर घर भोलेनाथ अभियान की शुरुआत कर चुकी है। ऐसे में हर हर गंगे का नारा उपचुनाव में कांग्रेस की नैया पार लगा पाता है या नहीं, ये देखना होगा। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। कांग्रेस के हर हर गंगे अभियान पर कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने निशाना साधा है। प्रद्युमन सिंह ने कहा है कि कांग्रेस को पहले खुद को शुद्ध करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब सरकार में थी तब उन्हें जनता की चिंता नहीं थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पर जनता को धोखा देने का आरोप भी लगाया है। कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन ने। मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीट जहां उपचुनाव होना है, वहां कांग्रेस उन सीटों को गंगा जल से शुद्ध करेगी। इसकी शुरुआत इंदौर से हुई है और 5 अगस्त को खुद पूर्व सीएम कमलनाथ
इसकी शुभारंभ करेंगे। हम बात करने की कोशिश करेंगे जो पहले कांग्रेस में थे लेकिन अब बीजेपी में शामिल हैं। उन्होंने बगावत की थी कांग्रेस से और अब वो बीजेपी का चेहरा है। हम बात करने की कोशिश करेंगे जो कैबिनेट मंत्री हैं प्रद्युमन सिंह तोमर, उनसे। प्रद्युमन सिंह जी, एक अभियान छेड़ रही है जिसके तहत कांग्रेस 27 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस गंगा जल से शुद्ध करेगी, इसके लिए वहाँ गंगा जल भेजा जाएगा। मुझे बड़ी तकलीफ है कि जो गंगा जल से सफाई ले अपने आप को साफ करें ना। दूसरे की सफाई आदमी कब करता है? जब खुद साफ होगा। तो पहले मुझे बता दें कि आज ये सफाई की बात आ गई है गंगा जल से। 15 महीने जब सत्ता में बैठे थे तब ग्वालियर की याद आई। ग्वालियर में आप 15 महीने में जब जनता की ज़रूरत थी, जनता जब इलाज के लिए तड़प रही थी, ग्वालियर का युवा रोजगार के लिए तड़प रहा था, ग्वालियर की चंबल एक्सप्रेस वे बनने चाहिए इसके लिए लोग मांग उठा रहे थे, और जब जेएच हॉस्पिटल में 2 करोड़ रुपए बाईपास सर्जरी के लिए चाहिए पैसा नहीं दे पा रहे थे, उस समय कभी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कोई बात कही नहीं कही। तो आज जब उनकी कुर्सी चली गई तो आज उन्हें सुध आ रही है इस बात की। अरे नैतिकता है तो पहले तुमने जनता के साथ जो इन्होंने विश्वासघात किया है, जनता मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को देखा था। जनता के साथ कांग्रेस ने विश्वासघात किया है। पहले कांग्रेस को अपने आप को गंगा जल से धोना चाहिए, तब उसके बाद बात करनी चाहिए। बिल्कुल। एक बात ये भी उठती है कि जिस तरीके से 5 अगस्त की जो तारीख है वो बेहद महत्वपूर्ण है, बीजेपी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा। तो आपको क्या लगता है ये उपचुनाव में कितना आपके लिए फायदेमंद होगा? ये राम मंदिर चुनावी मुद्दा नहीं है। राम मंदिर भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो एक आदर्श हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श है, उनका भव्य मंदिर जब बनेगा तो हम लोगों का मस्तक ऊंचा होगा। बिल्कुल। यहाँ जो कैबिनेट मंत्री हैं प्रद्युमन सिंह तोमर, उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को खुद अपना शुद्धिकरण करना चाहिए कि जिस प्रकार से वल्लभ भवन में भ्रष्टाचारी का अड्डा बन गया था, इसके अलावा अवैध उत्खनन कांग्रेस के शासनकाल में जिस तरीके से फला फूला, इन सबको पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नजरअंदाज किया। यही वजह है कि उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। कैमरामैन करण बारसी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। यही वजह है कि कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए पार्टी उपचुनाव वाले क्षेत्रों में हर बूथ पर पन्ना प्रभारियों की तैनाती कर रही है। क्या है ये पन्ना फॉर्मूला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। बीजेपी के फॉर्मूला पर कांग्रेस की तैयारी। हर बूथ पर तैनात होंगे पन्ना प्रभारी। किस पर फार्मूला पड़ेगा भारी? उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी कांग्रेस रणनीति बना रही है। दोनों का मकसद सिर्फ उपचुनाव में जीत दर्ज करना है। इसके लिए फिर फार्मूला चाहे कोई भी हो, जिसके तहत कांग्रेस ने अब बीजेपी के फार्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए पार्टी उपचुनाव वाले क्षेत्रों में हर बूथ पर पन्ना प्रभारियों की तैनाती कर रही है ताकि पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत किया जा सके। इसके लिए हर बूथ पर 5 कार्यकर्ता तैनात किए जा रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं को बूथ के वोटरों को साधने की जिम्मेदारी दी गई है। कमलनाथ जी के निर्देश पर जहां जहां उपचुनाव होना है वहां संगठन स्तर पर काम चल रहा है। संगठन की बूथ इकाइयां बनाई जा रही है, मंडल और सेक्टर स्तर पर काम चल रहा है और यहां तक कि पन्ना स्तर तक प्रभारी बनाए जा रहे हैं। और कांग्रेस जो कमलनाथ जी की शुरू से इच्छा है, बूथ स्तर तक चुनाव लड़ेगी, पन्ना स्तर तक चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर हम पन्ना प्रभारी से लेकर सभी नीचे स्तर तक जितनी इकाइयां सबका गठन करेंगे। तो चलिए अब ये जान लीजिए कि कांग्रेस का पन्ना प्रभारी फॉर्मूला आखिर है क्या। विधानसभा के एक बूथ पर 800 से लेकर 1000 वोटर होते हैं, जिनमें 50 मतदाता वोटर लिस्ट के एक पन्ने पर होते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो एक विधानसभा में 250 से 300 बूथ हैं। इसलिए एक कार्यकर्ता को 4 पन्नों यानी कि कम से कम 200 मतदाताओं को साधने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इस दौरान 5 कार्यकर्ता 200 के हिसाब से 1000 लोगों से संपर्क करेंगे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को पन्ना प्रभारी बनाने की कवायद पर निशाना साधा है। देखो, असर कितना होता है ये तो वक्त के भविष्य के गर्त में है, पर मेरी ऐसी मान्यता है कि उनकी पार्टी में ही असर लगभग समाप्त हो गया है।
बीजेपी कांग्रेस की तैयारियों को लेकर कुछ भी कहे, लेकिन उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने बीजेपी के फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है। अब ये फॉर्मूला कांग्रेस की जीत की राह को कितना आसान बनाता है, ये चुनाव के नतीजों से साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। प्रदेश में सिंधिया की बगावत के बाद सत्ता गंवा चुकी कांग्रेस अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने में काफी कमजोर साबित हो रही है। उपचुनाव सिर पर है, लेकिन ग्वालियर में अभी तक कांग्रेस अपनी महिला इकाई को जिला अध्यक्ष तक नहीं दे सकी है। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा चुकी हैं। ऐसे में लंबा समय बीत जाने के बाद भी कांग्रेस का आला नेतृत्व महिला जिला अध्यक्ष नहीं दे सका है। कांग्रेस संगठन को मजबूती देने में नाकाम, संगठन की नियुक्तियों में हो रही देरी, महिला जिला अध्यक्ष के लिए करना होगा इंतजार। किसे मिलेगी महिला जिला अध्यक्ष की कमान? सत्ता वापसी का ख्वाब देख रही कांग्रेस की चुनौतियां कम होने का नाम नहीं दे रही हैं। उपचुनाव से पहले धरातल पर उसकी तैयारियां बेहद कमजोर दिखाई दे रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद उनके साथ कई नेताओं और कई महिला नेताओं ने कांग्रेस के कई महत्वपूर्ण पदों से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद पद खाली पड़े हैं और लंबे समय बीत जाने के बाद भी कांग्रेस का आला नेतृत्व इन पदों को भरने की जहमत नहीं उठा सका। ग्वालियर की 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपनी महिला जिला अध्यक्ष की तैनाती अब तक नहीं की है, जबकि पार्टी की महिला इकाई कई बार इसे लेकर आला नेतृत्व को चेता चुकी है। लेकिन कांग्रेस का आला नेतृत्व इस मामले में अनदेखी करे हुए है, जो आने वाले चुनाव में बेहद परेशानी का सबब हो सकता है, क्योंकि बीजेपी की महिला इकाई उपचुनाव में उतर चुकी है। बीजेपी महिला मोर्चा की टीम विधानसभा क्षेत्रों में पोलिंग स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई है। जिस प्रकार से महिलाएं गई हैं सिंधिया जी के साथ, वो एक मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, सडन गई हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं, कांग्रेस बहुत सोच समझ के नेतृत्व डिसाइड करता है। ऐसा नहीं कि उठाया आज खाली हुआ कल दूसरा उन्होंने लाकर रख दिया। तो उसके लिए इसमें कोई शक नहीं है कि शहर में बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस पद की दावेदारी कर रही हैं। तो पहले वो 1-2 महीने उनकी वर्किंग देखना चाहते थे कि किस प्रकार से नेतृत्व संभाल भी पाएंगे या नहीं, और बहुत जल्द मेरे ख्याल से ये राखी निकलते ही नियुक्ति संभव है कि हो जाएगी, जैसा कि मुझे प्रदेश से गाइडलाइन मिली है। वहीं बीजेपी कांग्रेस में महिला जिला अध्यक्ष की तैनाती न होने पर खुश नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में सिंधिया के जाने के बाद उनके पास कोई नेता नहीं बचा है। कमोबेश उनके यहाँ अब कोई ऐसे चेहरे नहीं बचे हैं जिन्हें संगठन में नियुक्त किया जाए। ऐसे में उपचुनाव के दौरान बीजेपी को इसका पूरा फायदा मिलेगा, क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र में महिला मतदाताओं की तादाद अच्छी खासी है। कांग्रेस तो अब डूबता हुआ जहाज है, सभी उसको छोड़ चुके हैं, चाहे वो इनके कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हों, ना इनके पास कार्यकर्ता बचा है और ना कोई पार्टी में काम करने वाले व्यक्ति बचे। तो इसलिए इनको मुश्किल आ रही है कि अब किसको आगे लेकर आएं। इनके पास ना कोई प्रतिनिधि है और ना कोई अध्यक्ष, बल्कि आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा बहुत ही सक्रिय रूप से तीनों विधानसभा में जहां चुनाव होने हैं, डबरा, ग्वालियर और ग्वालियर पूर्व में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। कांग्रेस संगठन की नियुक्तियों में देरी का फायदा बीजेपी उठा सकती है। बीजेपी ने अपनी महिला विंग को उपचुनाव के लिए पूरी तरह मुस्तैद कर दिया है, लेकिन कांग्रेस अभी महिला इकाई को नेतृत्व देने में नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की परेशानियां बढ़ सकती हैं। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन नेताओं ने जनता को साधना शुरू कर दिया है। राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ ने क्षेत्र की जनता के बीच अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए कोरोना काल में एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसके तहत वो इलाके की जनता की समस्या सुन रहे हैं। राज्य मंत्री के हेल्पलाइन नंबर जारी करने पर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सुरेश धाकड़ पर जोरदार हमला बोला है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हेलो मंत्री जी, कोरोना में जनता से सीधा संवाद। राज्य मंत्री ने शुरू की हेल्पलाइन, जनता की समस्या सुन रहे मंत्री जी। उपचुनाव की चुनौती सिर पर है, लेकिन कोरोना ने सियासतदानों की बोलती बंद कर रखी है। कोरोना महामारी के संक्रमण के कारण राजनीतिक मेलजोल, जनसभाएं और रैलियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ऐसे में लोक निर्माण राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा ने अपने क्षेत्र की जनता के बीच आमद का नया तरीका ढूंढ निकाला है।
राठखेड़ा क्षेत्र की समस्याएं सुन रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि जब मिलने जुलने पर प्रतिबंध है तो ये कैसे संभव है। ये सही है, इसका एक नायाब तरीका निकाला है उन्होंने। मंत्री जी ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिस पर सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक कोई भी अपनी समस्या या शिकायत दर्ज करा सकता है। राज्य मंत्री राठखेड़ा खुद भी जनता का फोन अटेंड करते हैं। हेडफोन तो आपका आज ही सही होगा, अभी तत्काल में बात करता हूँ, आज ही शाम तक तुम्हारा हेडफोन बिल्कुल सही हो जाएगा। 2018 के विधानसभा चुनाव में शिवपुरी की पोहरी विधानसभा सीट से कांग्रेस ने सुरेश धाकड़ को टिकट दिया था। इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय माना जाता है। उनके मुकाबले दूसरे स्थान पर बीएसपी प्रत्याशी कैलाश कुशवाहा रहे थे, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार प्रहलाद भारती तीसरे स्थान पर रहे थे। इस बार हालात बदले हुए हैं। सिंधिया समर्थक सुरेश धाकड़ विधायकी से इस्तीफा देकर बीजेपी में आ गए हैं और राज्य मंत्री बनाए गए हैं। इस जिम्मेदारी के बाद जीत सुनिश्चित करने वे हर जतन कर रहे हैं। जैसे मैं लगाया अभी मेरे को रंग आए बहुत अच्छा लगा, और किन्हीं कारणवश मेरा मोबाइल नंबर कभी नहीं उठ पाता। मैं मीटिंग में होता हूँ, मैं कहीं भीड़ में होता हूँ, किन्हीं कारण फ़ोन नहीं उठ पाता, लोग बात नहीं कर पाते, इसलिए मैंने कार्यालय में एक फ़ोन नंबर लगवाया है और ये व्यवस्था सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक प्रकार रहेगी। यहाँ हमेशा मेरा टेंडर रहेगा, वो अटेंड इस फ़ोन को करेगा, चाहे मेरा बेटा के रूप में करे, मेरे पीए भी करेंगे, मेरे और भी कार्यकर्ता हैं वो भी करेंगे। तो क्षेत्रीय समस्या अधिक से हम फ़ोन के माध्यम से हम निपटा सकते हैं। उधर पोहरी में कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है। इस सीट पर धाकड़ और ब्राह्मण समाज का दबदबा है। इस वजह से इस समाज के दावेदार ज्यादा हैं। इसलिए कांग्रेस में धाकड़ समाज के प्रद्युमन वर्मा, अरविंद धाकड़ समेत आधा दर्जन नेता दावेदारी जता रहे हैं। ब्राह्मण समाज भी जोर लगा रहा है। देखिए, सुरेश राठखेड़ा जी पहले भी विधायक बने कांग्रेस के नाम पे, और कांग्रेस ने कई ऐसे काम किए जो जनहित में जारी थे। उन्होंने तब अपनी हेल्पलाइन जारी क्यों नहीं की, लेकिन अब ऐसा लग रहा है उन्हें हार का डर महसूस हो रहा है। कल ही उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किया और उसके तुरंत एक दिन बाद हेल्पलाइन फेल हो जाती है। तो ये सीधा सीधा लग रहा है कि ये इनका हार का डर है और जनता तैयार बैठी है इनको हार का मुंह दिखाने के लिए। कांग्रेस चाहे जो आरोप लगाए, लेकिन हेल्पलाइन का उनका तरीका जनता से जुड़ने का कारगर तभी होगा जब जनता की शिकायतों और समस्याओं के निराकरण पर गौर किया जाएगा। हालांकि राज्य मंत्री की शपथ लेने के बाद सुरेश धाकड़ ने शिवपुरी पोहरी रोड पर रेलवे लाइन के ओवरब्रिज का काम शुरू कर दिया है, लेकिन फोन पर समस्याएं सुनना और योजनाओं का ऐलान होना अलग बात है। उपचुनाव से पहले धरातल पर क्या पहुंचता है, ये देखने वाली बात है। फरमान अली, बंसल न्यूज, शिवपुरी। जसवंत जाटव के इस्तीफे के बाद खाली हुई करेरा विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। इस सीट को उपचुनाव में जीतने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां जोर लगा रही हैं और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ रही। नेता लगातार क्षेत्र में जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। करेरा विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं। इस बार जसवंत जाटव बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। जसवंत की जीत के लिए समाज में पकड़ रखने वाले नेताओं को मैदान में उतारा जा रहा है ताकि सामाजिक तौर पर मतदाताओं को साधा जा सके। बीजेपी ने यादव मतदाताओं को रिझाने के लिए यादव बाहुल्य क्षेत्र में पूर्व विधायक महेंद्र यादव और लोधी बाहुल्य इलाकों में प्रीतम सिंह लोधी को कमान सौंपी है। अगर आंकड़ों की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने के बाद करेरा सीट पर 3 चुनाव हुए हैं, जिसमें एक बार बीजेपी, 2 बार कांग्रेस ने परचम लहराया। इन 3 चुनाव में 2 बार खटीक समाज से और 1 बार जाटव समाज से विधायक चुनकर विधानसभा में पहुंचा है। 2008 में बीजेपी के रमेश प्रसाद खटीक तो 2012 में कांग्रेस से शकुंतला खटीक जीती। 2018 में पहली बार जाटव समाज से जसवंत जाटव विधायक बने, लेकिन 18 महीने बाद ही उन्होंने सिंधिया के समर्थन में विधायकी से इस्तीफा दे दिया। प्रत्येक राजनीतिक दल चाहता है कि उसमें समाज में हैसियत रखने वाले, समाज के अच्छे लोगों को सामाजिक दृष्टि से उनको चुनाव मैदान में भेजते हैं। कोई भी दल हो चाहेगा कि उसकी जीत सुनिश्चित हो, उसके लिए समाज के प्रतिष्ठित लोगों को चुनाव में उपयोग करते हैं, जिससे हमारे लिए लाभ, पार्टी के लिए लाभ पहुंचे, प्रत्याशी के लिए लाभ पहुंचे और जीत सुनिश्चित की जाए। उसी तारतम्य में इस उपचुनाव में
भारतीय जनता पार्टी भी सामाजिक जो नेता हैं, समाज के जो हैसियत समाज में जो रखते हैं, अच्छी सोच के लोग हैं, उनके अच्छे चेहरे हैं, उनको समाज के बीच में भेज रही है, क्षेत्र में भेज रही है। क्योंकि कोरोना के संक्रमण काल के बावजूद हमें चुनाव मोड पर आना है। जहाँ तक सामाजिक नेताओं का प्रश्न है, इस समाज हमारे जो समाज की संरचना है वो जातीय आधार पर है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जातीय आधार पर अपना विचार करते हैं। बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस भी सामाजिक स्तर पर मतदाताओं को सहेजने में पीछे नहीं दिख रही है। हालांकि कांग्रेस इस दौरान बीजेपी पर हमला करने से भी नहीं चूक रही। कांग्रेस दावा कर रही है कि नेताओं ने मतदाताओं की नब्ज टटोली है, मतदाता आज भी कांग्रेस के साथ है। अभी तीनों हमारे वरिष्ठ नेताओं का क्षेत्र में लगातार 2-3 बार दौरा हो गया है और इन्होंने क्षेत्र की जनता की नब्ज भी टटोली है। गरीब वर्ग से, किसानों से, मजदूरों से, हर वर्ग से उन्होंने संपर्क किया है और संपर्क के दौरान ये सामने आया है कि हमारा इस करेरा विधानसभा का मतदाता ताकत से, पूरे बल से कांग्रेस के साथ में है और कांग्रेस को जिताने के लिए कसमबद्ध है और वचनबद्ध है। करेरा विधानसभा में 2,35,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें जाटव समाज के ही करीब 40,000 जाटव मतदाता हैं। लेकिन इसके अलावा लोधी, यादव, गुर्जर, ठाकुर मतदाताओं की संख्या भी काफी है, जिसे प्रभावित करने के लिए पार्टियां पूरी ताकत लगा रही हैं। नरेंद्र तिवारी, बंसल न्यूज, करेरा। उपचुनाव के चक्रव्यूह में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।